हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फुटिंग चैप्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ इसके बारे में देखते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेरा आरसीसी स्ट्रक्चर होता है वह दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है सुपर स्ट्रक्चर और सेकंड होता है सब स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो, जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है, सुपर स्ट्रक्चर जो हो गया ये ग्राउंड के ऊपर हो गया, और जो सब स्ट्रक्चर हो गया वो ग्राउंड के नीचे वाले भाग को हम लोग सब स्ट्रक्चर कहते हैं। और सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन आता है और फाउंडेशन में ही फुटिंग आता है। जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि ये मेरा ग्राउंड हो गया और ग्राउंड के ऊपर ये जैसे एक हम लोग देखते हैं कि पिलर, तो ये ग्राउंड के ऊपर पिलर हो गया और इसका जो नीचे जो ये फाउंडेशन होगा ये मेरा हो जाएगा सब स्ट्रक्चर, और जो ग्राउंड के ऊपर होगा ये मेरा हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि फाउंडेशन प्रोवाइड करते क्यों हैं। फाउंडेशन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी स्ट्रक्चर पे लोड आए उसको सॉइल तक पहुंचा सके, बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर सके टू द सॉइल। मतलब पर्पस ऑफ फाउंडेशन टू ट्रांसमिट लोड मोमेंट टू द सॉइल। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन मेनली टू टाइप का होता है, एक आइसोलेटेड फुटिंग और एक होता है कंबाइंड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग का हम लोग का डिज़ाइन पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग है, तो हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग देखेंगे और उसका डिज़ाइन देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो आइसोलेटेड फुटिंग तीन प्रकार का होता है। स्क्वायर, फर्स्ट हो गया स्क्वायर, सेकेंड हो गया रेक्टेंगल और थर्ड हो गया सर्कुलर। ये हो गया मेरा आइसोलेटेड फुटिंग। और नेक्स्ट जो टाइप होता है वो कंबाइंड फुटिंग होता है। अब आइसोलेटेड फुटिंग हम लोग को पढ़ना है, तो आइसोलेटेड फुटिंग का डिफिनेशन क्या होगा। द फुटिंग विच आर प्रोवाइडेड अंडर सिंगल कॉलम इज कॉल्ड आइसोलेटेड फुटिंग। जैसे कहने का मतलब कि यदि कोई भी फुटिंग सिंगल कॉलम के नीचे प्रोवाइड किया गया हो, कंस्ट्रक्ट किया गया हो, तो उसको हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग कहेंगे। जैसे कि फिगर में देख रहे होंगे आप लोग, और ये भी देखिए, ये हो गया मेरा आइसोलेटेड फुटिंग। ये जो पार्ट हुआ ये मेरा हो गया कॉलम, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये हो गया मेरा फुटिंग का पार्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग फुटिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे अब हम लोग कहीं देखते हैं घर में पिलर दिखाई देता है, सब सुपर स्ट्रक्चर हम लोग पिलर देखते हैं। तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जैसे आप पिलर को यदि सामने से देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा। सामने से देखिएगा तो ये सॉइल हो गया और ये एक आपको पिलर दिखाई दे देगा, हो गया। लेकिन यदि आप सपोज कीजिए कि कहीं सिर्फ एक पिलर कंस्ट्रक्ट किया गया हो, सिर्फ एक पिलर कंस्ट्रक्ट किया गया हो, उसके साथ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, तो कैसे दिखाई देगा। उसका यदि एलिवेशन बनाए हम लोग तो ऐसे दिखाई देगा एलिवेशन। सॉरी, ऐसे नहीं बन पाएगा, हम ज़्यादा उसका एलिवेशन कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे देगा। और टॉप व्यू हम लोग उसका देखें तो टॉप व्यू क्या होगा, एक नीचे रेक्टेंगल, जो भी मेरा यदि बेस रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल दिखाई देगा, और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर दिखाई देगा, और जो मेरा कॉलम होगा वो सेंटर में दिखाई दे देगा। ये हो गया टॉप व्यू और एलिवेशन देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि थिकनेस क्या होता है। जो फुटिंग का थिकनेस होता है वो 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये फिगर हम लोग बनाए थे, फिर से बनाते हैं एक बार। ये हो गया मेरा एलिवेशन। जो ये थिकनेस होता है ये हो गया थिकनेस, ये हम लोग डेप्थ भी कह सकते हैं। और ये जो हो गया ये हो गया बी, यानी विड्थ ऑफ फुटिंग। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ फुटिंग और ये हो गया विड्थ ऑफ फुटिंग।
और इसको जो हम लोग बोलेंगे ये बेस ऑफ फुटिंग हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा एलिवेशन, ये हो गया मेरा टॉप व्यू। जनरली आइसोलेटेड फुटिंग में भी स्क्वायर और रेक्टेंगल और में भी समटाइम्स सर्कल, मतलब सर्कल आइसोलेटेड फुटिंग में हम लोग सर्कल जो हम लोग बहुत रेयर केस में अडॉप्ट करते हैं, जनरली जो हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल लेते हैं। अब हम लोग इसका डिज़ाइन स्टेप देखते हैं, डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। तो स्टेप 1 है टू फाइंड साइज ऑफ कॉलम। फर्स्ट स्टेप मेरा कि कॉलम का हम लोग साइज कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी टू फाइंड साइज ऑफ फुटिंग, यानी फुटिंग का साइज कैसे फाइंड करें, मतलब जो मेरा कॉलम है ये कॉलम का ये विड्थ हम कैसे फाइंड करेंगे। यदि स्क्वायर होगा तो ये बी होगा, तो ये भी क्या होगा, इतना ही होगा। तो हम लोग यदि कॉलम का साइज फाइंड कर लेंगे तब हम लोग उसका डिज़ाइन भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो फुटिंग हुआ, फुटिंग और उसमें जो कॉलम है मेरा, ये कॉलम है, इस पे जो लोड आएगा हम लोग सपोज करते हैं कि लोड ऑन द, ये जो मेरा कॉलम है इस पर लोड हम लोग एज्यूम करते हैं कि W1 है। और सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, कॉलम का वेट W1 ले लिए तो फुटिंग का वेट हम लोग कॉलम का 10% ले लेते हैं, तो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग मेरा हो जाएगा 10% ऑफ W1। टोटल लोड ऑन फुटिंग कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। अब लोड मेरा आ गया फुटिंग पे मेरा कितना लोड लगेगा वो मेरा आ गया, तो जोड़कर उसको हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिटिंग केस के लिए, तो मेरा क्या मिल जाएगा, फैक्टर लोड और अल्टीमेट लोड मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको नोट कर लेंगे, फैक्टर लोड आ गया। अब साइज ऑफ फुटिंग का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट लोड अपॉन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो अल्टीमेट लोड हम लोग कहाँ से ले लिए, W1 प्लस W2 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर दिए, तो अल्टीमेट लोड तो मेरा फाइनली आ गया। अब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो जो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होता है वो क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहता है। तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 2 इन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन वी फाइंड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो वहाँ से मेरा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मिल जाएगा और यहाँ से मेरा फैक्टर लोड मिल जाएगा। दोनों को यदि फैक्टर लोड को हम लोग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से यदि डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो मेरा वैल्यू आएगा वह साइज ऑफ फुटिंग आएगा। तो साइज ऑफ फुटिंग हम लोग कैसे फाइंड किए, अल्टीमेट लोड बटा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और अल्टीमेट लोड मेरा कैसे आ गया, W1 प्लस W2 इंटू 1.5। W1 क्या था, लोड ऑन कॉलम जो लग रहा था लोड, और उसका 10% ले लिए तो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग आ गया। वहाँ से हम लोग साइज ऑफ फुटिंग फाइंड कर लिए। यदि साइज ऑफ फुटिंग कहने का मतलब कि मेरा विड्थ ऑफ फुटिंग आ गया। अब मेरा ध्यान देने की बात है कि यदि मेरा कॉलम स्क्वायर है तो उसका ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू बी, और यदि मेरा कॉलम रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि D बराबर 1.25 टू 1.5 इंटू बी लेते हैं, यानी कि डेप्थ जो होता है 1.25 से 1.5 टाइम्स ग्रेटर होता है अब बी से। तो हम लोग देखते हैं केस 1, इफ़ फुटिंग इज स्क्वायर तो बी बराबर डी हो जाएगा, तो बी बराबर डी हो जाएगा तो एरिया फुटिंग क्या हो जाएगा, बी इंटू बी, तो बी स्क्वायर, यहाँ से बी बराबर रूट अंडर ए कर लेंगे तो साइज ऑफ फुटिंग मिल जाएगा। केस 2, इफ फुटिंग इज रेक्टेंगल तो डी बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू बी टू 1.5 बी। कोई भी वैल्यू हम लोग 1.25 से 1.5 एडेप्ट करके उसमें बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से मिल जाएगा वैल्यू ऑफ डी, यानी डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो यहाँ से मेरा एरिया फुटिंग निकाल लेंगे, बी इंटू डी, यदि रेक्टेंगल है तो क्या होगा एरिया, बी इंटू डी होगा, और b इंटू 1.25 इंटू डी लिए, डी का वैल्यू 1.25 इंटू बी लिए, तो वहाँ से मिल जाएगा एरिया ऑफ फुटिंग। यहाँ पे हम लोग d का वैल्यू 1.25 इंटू बी लिए,
तो एरिया फुटिंग क्या हो जाएगा रेक्टेंगल में बी इंटू डी, और डी का वैल्यू 1.25 इंटू बी लिए हैं, तो हो जाएगा मेरा बी, एरिया फुटिंग मेरा हो जाएगा बी इंटू 1.25 इंटू बी, और यदि बी का वैल्यू 1.15 लेंगे तो एरिया फुटिंग हो जाएगा मेरा बी इंटू 1.15 इंटू बी। ये नहीं हो पाएगा, ये मिस्टेक्स हो गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से फिर मेरा ग्रॉस एरिया निकल जाएगा, इस तरीक़े से ग्रॉस एरिया निकल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं साइज ऑफ फुटिंग हमको मिल गया, तो साइज ऑफ फुटिंग मिलने के बाद फुटिंग पर क्या होता है, अपवार्ड सॉइल प्रेशर भी लगता है, जिसको हम लोग पी यू से डिनोट करते हैं। तो अपवार्ड सॉइल प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, पी यू बराबर, इसका जो फार्मूला होता है अपवार्ड सॉइल प्रेशर का फार्मूला होता है फैक्टर लोड ऑन कॉलम, यानी कॉलम पर जितना फैक्टर लोड लग रहा है बटा एरिया ऑफ फुटिंग। कॉलम पर जो मेरा फैक्टर लोड लग रहा है और जो मेरा ग्रॉस एरिया आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, अपवार्ड सॉइल प्रेशर। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा अपवार्ड सॉइल प्रेशर कैसे लग रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेट अपवार्ड सॉइल प्रेशर पी यू बराबर फैक्टर लोड ऑन कॉलम बटा एरिया ऑफ फुटिंग और साइज ऑफ फुटिंग। करने का मतलब कि यहाँ पे हम लोग एजी लेते हैं, यानी ग्रॉस एरिया लेते हैं। अब थिकनेस ऑफ फुटिंग कहने का मतलब होता क्या है, यदि थिकनेस ऑफ फुटिंग हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं तो मेनली हम लोग डेप्थ ऑफ फुटिंग डिटरमाइन कर रहे हैं। तो हम लोग डेप्थ ऑफ फुटिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है थिकनेस और डेप्थ ऑफ फुटिंग कैलकुलेटेड फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट, यानी बेंडिंग मोमेंट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेप्थ ऑफ फुटिंग। हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन डब्ल्यू में पीछे पढ़ चुके हैं कि मोमेंट बराबर होता है, यदि हम लोग माइल स्टील के लिए लें तो 0.148 इंटू एफ सी के इंटू बी डी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बी इंटू डी है, यानी डी जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगा और बी जो है विड्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे डेप्थ ऑफ फुटिंग। उसके लिए हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए, तब ना हम लोग डी फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे अब बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ किए एक डायग्राम, और डायग्राम में हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन शो हो रहा है जहाँ से कॉलम जो है फेल होगा। ये मेरा होगा क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ से कॉलम फेल होगा। तो इतना जो है मेरा क्रिटिकल सेक्शन हुआ, तो इसका मेरा लेंथ कितना होगा, इसका जो लेंथ होगा b/2 माइनस स्मॉल इसका जो लेंथ होगा हो जाएगा कैपिटल B/2 माइनस स्मॉल b/2। अब सोचने की बात है, कैपिटल बी तो हम लोग जानते हैं कि विड्थ ऑफ फुटिंग हो गया। अब स्मॉल बी क्या हुआ, स्मॉल बी जो दिख रहा है वो साइज ऑफ कॉलम हो गया, यानी कॉलम का साइज जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। यहाँ से हो जाएगा मेरा लेंथ b/2 माइनस b/2, उसको लिख सकते हैं b माइनस b/2। इसका लेंथ हमको मिल गया। अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए सिंपली हम लोग याद कर सकते हैं, एक फार्मूला हम जानते हैं कि WL²/8 होता है, हम लोग याद कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोग L लेंगे, L का वैल्यू b माइनस b/2 एज्यूम कर लेंगे कि L का वैल्यू यहाँ पर b माइनस b/2 हो गया, ठीक। और W का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग अभी अपवार्ड सॉइल प्रेशर निकाले थे पी यू हम लोग निकाले थे, अरे उसमें हम लोग b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू होगा ये लोड हो जाएगा। अपवार्ड सॉइल प्रेशर में हम लोग b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा W, यानी W का वैल्यू मेरा कितना हो गया पी यू इंटू बी, और L का वैल्यू कितना था b माइनस b/2 ये था। अब फाइनली फार्मूला क्या होता है WL²/8, वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो W का वैल्यू मेरा हो गया पी यू
इंटू बी और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, तो डब्ल्यू का वैल्यू ये हो गया मेरा डब्ल्यू और एल का वैल्यू हो गया बी माइनस बी बाई 2। यदि फाइनली इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 8 यहाँ पे आ जाएगा, बी माइनस बी बाई 8 के डी और इसका होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा और बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। यदि एफ 250 रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट 0.148 हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट 415 यदि एफ पर 415 होगा तो ये मेरा फार्मूला होगा और एफ 500 होगा तो ये मेरा फार्मूला होगा। इसको हम लोग इतना के जगह रखेंगे और फिर मेरा डी का वैल्यू निकल जाएगा। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट फाइंड डेप्थ। सही बात है, यदि यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू फाइंड जो किए हैं रखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा और वहाँ से हम लोग डी का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग शुड नॉट बी लेस देन 150, मतलब जो ये थिकनेस होना चाहिए ये कभी भी 150 से कम नहीं होना चाहिए फुटिंग का। थिकनेस ऑफ फुटिंग बी कैलकुलेटेड बाय शियर। अब थिकनेस ऑफ फुटिंग हम लोग और भी दूसरे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। पीछे हम लोग देखें बेंडिंग मोमेंट के मेथड से और हम लोग शियर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होता है 1 वे शियर और 2 वे शियर। अब उसको चेक कैसे करेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ मेरा सेफ है कि नहीं। इफेक्टिव डेप्थ में भी चेक बाय शियर। देखते हैं कैसे चेक करेंगे। यदि नॉमिनल स्ट्रेस का वैल्यू लेस देन के एस इंटू टाउ सी, यानी टाउ सी जो मेरा है परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है इन कंक्रीट। यदि नॉमिनल स्ट्रेस का वैल्यू लेस देन के एस इंटू टाउ सी होगा तो मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा, यानी जो डिज़ाइन करेंगे वो मेरा सेफ होगा। और के एस बराबर होता है 0.5 प्लस बीटा सी और बीटा सी का फार्मूला होता है शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम बटा लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम। और टाउ भी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, टाउ भी बराबर होता है वी यू इंटू बी, यानी फैक्टर शियर फोर्स बटा एरिया ऑफ फुटिंग। वहाँ से हम निकालेंगे टाउ भी जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे और के एस का वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर लेंगे और फिर टाउ सी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि टाउ सी परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। परसेंटेज ऑफ स्टील की मदद से हम लोग टाउ सी निकाल लेंगे और फिर वैल्यू पुट करके हम लोग फाइनली चेक कर लेंगे कि मेरा स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं सेफ है।